जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी स्टडी मोशन पर। साथियों, आप लोगों की मांग के अनुसार यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट काव्य शास्त्र पर आधारित लाया गया है। तो यहाँ पर आप कुल 59 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो कौन सा है प्राचीनतम ग्रंथ? नाट्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, काव्य आदर्श या साहित्य दर्पण? साथियों, यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये है नाट्य शास्त्र। अगला देखिए, ननु शब्दार्थो काव्यम किसने कहा है? तो भामा ने, रुद्रट ने, भोज ने या दंडी ने? यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, रुद्रट ने कहा है। अगला देखिएगा, शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम किसने कहा है? तो दोस्तों, यह जो उक्ति है यह है आनंदवर्धन की, यानी इसका सी विकल्प करेक्ट है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो यह कथन किसका है? इसके बारे में आप बताइएगा। वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? यहाँ पर दोस्तों ये सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिलान वाला आ गया है, आइए हम आपको मिलान करवाते हैं, उसके बाद में जो विकल्प सही होगा उसको टिक किया जाएगा। तो ये नाट्य शास्त्र का मिलान करना है भरत से, काव्यालंकार का मिलान करना है रुद्रट से, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन और सबसे बाद में आया है काव्य प्रकाश, इसको मिलाना है मम्मट से। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये एक को 4 से मिलाया गया, बी को 3 से मिलाया गया, सी को 2 से मिलाया गया और डी को 1 से मिलाया गया। कुल मिलाकर यहाँ पर अवरोही क्रम में है 4 3 2 1। आइए हम आगे विकल्प देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आ गया है ये पहला विकल्प, जहाँ पर 4 3 2 1 आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या को काव्य किसने कहा है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ का, हडसन का, आचार्य शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? यहाँ पर दोस्तों बी वाला विकल्प सही है, हडसन का है यह कथन। चलिए अगला देखते हैं। कल्पना की अभिव्यक्ति को काव्य मानने वाले विद्वान हैं। तो जो कल्पना को की अभिव्यक्ति को काव्य मानते हैं वो दोस्तों हैं शैली, यानी यहाँ पर ये विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं। सशक्त अनुभूतियों के स्वाभाविक प्रवाह को काव्य किसने माना है? तो सशक्त अनुभूतियों के स्वाभाविक प्रवाह को काव्य किसने माना है? ये दोस्तों ये हो जाएंगे वर्ड्सवर्थ, यानी इसका डी वाला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भामा ने काव्य का अनिवार्य हेतु किसे माना है? तो भामा जी ने काव्य का अनिवार्य कारण किसको कहा है? दोस्तों इन्होंने जो कहा है वो है प्रतिभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास के समन्वित रूप को काव्य हेतु माना है। तो ऐसा किसने माना है? ये दोस्तों हैं दंडी जी, यानी इसका भी विकल्प करेक्ट है। अगला देखिएगा, यहाँ पर भी दोस्तों मिलान वाला आ गया है, आइए हम आपको मिलान करवा के दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, कथन दिए गए हैं और यहाँ पर जो दूसरी सूची दी गई है यहाँ पर लेखकों रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, काव्य आत्मा के संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह दोस्तों कथन है प्रसाद जी का। तो यहाँ पर आप 4 नंबर डाल लीजिएगा। फिर क्या दिया गया है, कविता कवि की विशेष की भावनाओं का चित्रण है। तो कविता का विशेष की भावनाओं का चित्रण, यह कथन किसका है दोस्तों? यह है महादेवी वर्मा का। इसका मतलब ये 3 विकल्प हो जाएगा सही पे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का, यानी इसका 2 विकल्प सही हो जाएगा। और अंत में बचा है 1। तो यहाँ पर भी दोस्तों अवरोही क्रम में आ रहा है, यानी 43 21। आइए हम आपको विकल्प दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, यहाँ विकल्प हो जाएगा 43 21, ये सी वाला। तो यही विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शक्ति ही काव्य का हेतु है, ये ऐसा किसने कहा है? दोस्तों ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं राजशेखर, यानी इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। राजशेखर ने शक्ति को ही काव्य हेतु माना है। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? तो प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा जो कहने वाले हैं वो हैं भट्टतौत जी, यानी इसका ए विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णनीय वस्तु को नए नए रूप में प्रस्तुत करने की जो शक्ति होती है उसको प्रतिभा कहा है। तो ऐसा किसने कहा है? वर्णनीय वस्तु को नए नए रूप में जो प्रस्तुत करने वाली शक्ति होती है उसको प्रतिभा किसने कहा है? दोस्तों उसको कहा है अभिनव गुप्त जी ने, यानी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा।
लोक विद्या तथा प्रकीर्ण को काव्य का हेतु मानने वाले आचार्य हैं। तो लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य का हेतु जो मानते हैं वो हैं वामन। ये यहाँ का विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाबू गुलाब राय ने काव्य का प्रेरक तत्व माना है। तो बाबू गुलाब राय जी ने जो काव्य का प्रेरक तत्व माना है वो है आत्मविस्तार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य हेतु है। तो वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य हेतु है, ऐसा यह कथन किसका है? ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा दोस्तों मानते हैं फ्रायड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की प्रेरणा मिलती है। तो काव्य करने की प्रेरणा किससे मिलती है? उत्साह किससे जागृत होता है काव्य करने का? वो है अनुभूति, यानी इसका भी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य हेतु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है और इसको समझना भी चाहिए। जो काव्य हेतु होता है उसको दोस्तों कहते हैं कारण, यानी इसका भी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर साथियों दो सूचियाँ दी गई हैं, आइए हम इनका मिलान करवाएं, उसके बाद में विकल्प का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मान्यता है काव्य ऐसा मानते हैं, पीछे दिया गया है इधर रचनाकारों के नाम। तो स्वांतः सुखाय काव्य मानते हैं तुलसीदास जी, ठीक है। और मानव कल्याण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आत्माभिव्यक्ति दिनकर और आत्मानुभूति नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर कैसा विकल्प तैयार होगा? ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। यहाँ तक दोस्तों अभी तक ऐसे ही आरोही क्रम में ही आया है। तो 43, 21 किस में मिलेगा? आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मिल रहा है आपको विकल्प दिया गया है डी पर 43, 21, तो यही विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आपने इसको पढ़ा होगा इससे पहले। ये दोस्तों हैं आनंदवर्धन, यानी इसका ए विकल्प सही है। अच्छा, तो ये हो गया आनंदवर्धन, लेकिन ध्वनिरात्मक काव्य से किसने कहा है? तो जिसने ध्वनि को आत्मा माना है काव्य की, तो वही हैं ध्वनिरात्मक काव्य से कहने वाले, मतलब वही अर्थ ही हुआ, ये हो जाएंगे आनंदवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि काव्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाले आचार्य हैं। तो ध्वनि काव्य को सर्वश्रेष्ठ किसने घोषित किया है? वो है दोस्तों मम्मट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आनंदवर्धन ने ध्वनि की जो व्याख्या की उसका विस्तार अभिनवगुप्त ने किस ग्रंथ में किया है? तो ऐसा कहाँ पे आएगा? यानी आनंदवर्धन ने जो ध्वनि की व्याख्या की उसका विस्तार अभिनवगुप्त में अपने किस ग्रंथ में किया है? तो अभिनवगुप्त जी ने जो अपने ग्रंथ में किया है उनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक लोचन, यानी इसका डी वाला विकल्प करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्फोट की व्याख्या किसने की? तो स्फोट की जो व्याख्या करने वाले हैं वो हैं महोजी दीक्षित। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला दिया गया है, स्फोट कितने प्रकार के हैं? तो अगर हम स्फोट की बात करें प्रकार की, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी वाला विकल्प। स्फोट 8 प्रकार के माने गए हैं, लेकिन सबर स्वामी जी ने 2 प्रकार के माने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि के कितने भेद हैं? दोस्तों ध्वनि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3, यानी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यथार्थ बात का अर्थ प्रतीत होने पर होती है। क्या होती है दोस्तों? वहाँ पर दोस्तों होती है वस्तु ध्वनि, यानी इसका से विकल्प चुनना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि किसको कहते हैं? रस ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को या वस्तु ध्वनि को, अथवा इनमें से किसी को नहीं। दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मानी जाती है वो है रस ध्वनि, यानी इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, विशिष्टा पद रचना रीति है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह जो कथन है वह है वामन जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, काव्य प्रयोजन क्या है? तो काव्य प्रयोजन मतलब क्या होता है? दोस्तों काव्य प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन मतलब आप जानते ही होंगे, उद्देश्य होता है। चलिए अगला देखते हैं, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य ग्रंथ जो है वो है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, यानी ये सी विकल्प सही है। अगला देखो, ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक हैं। तो ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन हैं? यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अगला दिया गया है, ध्वन्यालोक की टीका का नाम है।
तो ध्वन्यालोक की टीका कौन सी है दोस्तों? ये है लोचन। इसका पहला वाला विकल्प सही है, लोचन। चलिए अगला देखते हैं। कार्यत्री और भावयत्री नामक प्रतिभा के दो भेद किसने किए हैं? तो कार्यत्री और भावयत्री ये दो जो प्रतिभा के भेद करने वाले हैं वो हैं राजशेखर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी प्रतिभा को भावयत्री कहा जाता है? तो सहृदय की जो प्रतिभा होती है उसको कहा जाता है भावयत्री। अच्छा, सहृदय मतलब क्या होता है? जिसके हृदय होता है, जो पागल होते हैं उनके हृदय एक हिसाब से अब काव्य के दृष्टि से देखें तो उनका कोई हृदय नहीं होता है, ठीक है, बाकी हृदय सबके होता है। आइए अगला देखते हैं। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो संबंधित है वो ध्वनि से संबंधित है, यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना है, एक बार में ही टिक कर लेना है। अगला देखो, रीति को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले आचार्य हैं। तो रीत को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है दोस्तों? ये हैं वामन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस शैली में सब शब्द गुण और अर्थ गुण हो उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं वैदर्भी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों वैदर्भी। अगला देखो, जिस शैली में केवल ओज हो और कांति गुण हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं गौड़ी। यानी इसका भी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पांचाली रीति कहते हैं। तो पांचाली रीति किसको कहा जाता है? जिसमें माधुर्य तथा सकुमार गुण हो, या जिसमें ओज गुण की प्रधानता हो, जिसमें प्रसाद गुण की प्रधानता हो, या जिसमें वक्रोक्ति की प्रधानता हो। तो दोस्तों जिसमें माधुर्य तथा सकुमार गुण हो उसी को कहा जाता है पांचाली रीति। अगला देखिएगा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम का उद्घोष किसने किया? यह किसका कथन है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो दोस्तों यह जो कथन है यह है कुंतक का, यानी इसका भी विकल्प करेक्ट है। अगला देखो, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को माना है अलंकार के रूप में, यानी इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्ति ही काव्य है, किस आचार्य का मानना है? इससे पहले संस्कृत में आया है, आपने देखा था। यहाँ पर विकल्प टिक किया जाएगा कुंतक का नाम का। चलिए अगला देखते हैं। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? तो किसका सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? वो है दोस्तों शंकुक जी, यानी इसका ए विकल्प करेक्ट है। अगला देखिएगा, काव्य में आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? काव्य में जो आत्मा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले आचार्य हैं वो हैं वामन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। तो अंतरंग पर बल देने वाला और बहिरंग पर बल देने वाले अलग अलग संप्रदाय हैं। जो अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है वो है ध्वनि संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो अरस्तु का काव्य शास्त्र जो रचना है वो है डॉक्टर नगेंद्र की। इसका ये विकल्प सही है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति कितने प्रकार की है? तो कुंतक जी ने दोस्तों वक्रोक्ति को 6 प्रकार से माना है। ये अगला देखिएगा, वैदग्धि भंगी भड़िति को वक्रोक्ति किसने माना है? तो वैदग्धि भंगी भड़िति को वक्रोक्ति मानने वाले हैं कुंतक जी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। ये अगला दिया गया है, वक्रोक्ति की गणना अर्थालंकार में करने वाले आचार्य हैं। वक्रोक्ति की गणना अर्थालंकार में जो करते हैं आचार्य, उस आचार्य का नाम है वामन, यानी इसका सी विकल्प सही है। ये अगला दिया गया है, रुद्रट ने वक्रोक्ति को माना है। तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को दोस्तों माना है शब्दालंकार। क्या माना है? शब्दालंकार माना है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला दिया गया है, वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्व किसने माना है? तो वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्व मानने वाले हैं कुंतक, यानी इसका भी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, ध्वनि संप्रदाय के सबसे प्रबल विरोधी आचार्य कौन हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के सबसे प्रबल विरोधी जो आचार्य हैं उनका नाम है प्रतिहारेंदु राज। यहाँ पर हैं ये 4 के चारों विरोधी, लेकिन जो प्रतिहारेंदु राज हैं ये सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि का स्वतंत्र महत्व न मानकर उसे लक्षण में अंतर्भूत करने वाला आचार्य कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा मुकुल भट्ट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय दर्पण या ध्वनि ध्वंस, इसके रचनाकार कौन हैं? तो हृदय दर्पण या ध्वनि ध्वंस के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भट्ट नायक। क्या नाम है दोस्तों? भट्ट नायक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों दो सूचियाँ दी गई हैं। आइए हम यहाँ पर सबसे पहले मिलान करवाते हैं और आप भी मिलाइएगा, फिर आगे कूट का चयन किया जाएगा। अगर हम बात कर ले, इधर दोस्तों काव्य दिया गया है और इधर दूसरी सूची में क्या दिया गया है, इसमें रचनाएं दी गई हैं। तो कैसी ये रचनाएं कैसी काव्य हैं? तो जैसे कि यहाँ पर है महाकाव्य, महाकाव्य है ये प्रिय प्रवास। आइए इसको हटा देते हैं। ये जो महाकाव्य है ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, और खंड काव्य हो जाएगा जयद्रथवध, कथा काव्य है प्रलय की छाया, और गीत काव्य है मधुशाला। यहाँ पर क्या हुआ, ए को हमने 4 से मिलाया, बी को 3 से मिलाया, सी को 2 से मिलाया और डी को 1 से मिलाया। तो दोस्तों अब तक के जितने भी मिलान रहे सभी इसी प्रकार से रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, 43-21 वाला। ये दोस्तों 43-21 यहाँ पर साथियों बी वाला विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया गया है, गीत रचना का सर्वोत्तम काल है। तो गीत रचना का सर्वोत्तम काल जो माना जाता है वो है भक्ति काल। यहाँ पर इसका सी विकल्प सही है। आइए दोस्तों आज का अंतिम और 59वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है महाकाव्य नहीं है। कौन सा महाकाव्य नहीं है? जय भारत, कामायनी, साकेत या अग्निशस्य। दोस्तों यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही है, अग्निशस्य। यह महाकाव्य नहीं है। साथियों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।